कहां तक पहुंच गए थे, वन डायमेंशनल लैटिस चेन की हम लोगों ने बात कर ली थी. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन डायमेंशनल लीनियर लैटिस चेन, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारे मान लो एक ही जैसे एटम हैं और ये सारे एटम एक तरीके से अरेंज हैं. इनके बीच में एक जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो स्प्रिंग जैसा है, ठीक है, स्प्रिंग जैसा है, और इनके बीच की जो दूरी है वो a है. तो हमने कहा कि हमारे पास इस तरह से वन डायमेंशनल लैटिस चेन है और उस लैटिस चेन में इस हिसाब से सारे एटम अरेंज हैं. अब मान लो इधर से कोई फोर्स अप्लाई हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे एटम अपनी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम के अबाउट वाइब्रेट करने लगे. इमेजिन करो आप इस तरह से, तो जब वाइब्रेट करने लगे तो इनकी नई पोजीशंस आ गई. सपोज हम उनकी नई पोजीशंस को ऐसे दिखाते, जैसे ये था, यहाँ से शिफ्ट हो गया ये इतना, वैसे ये जो था ये इतना शिफ्ट हो गया, ये भी अपनी जगह शिफ्ट हो गया, ये भी अपनी जगह शिफ्ट हो गया. तो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये सारे के सारे एटम जो लीनियरली चेन में थे वो अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गए. अब हमने क्या किया, चूंकि हमारे पास वन डायमेंशनल एक ही जैसे एटम है, तो मान लो हमने इसको nth एटम माना, ये n+1 है, ये n+2 है, ये n+3 है. ऐसे ही लेफ्ट में जाओगे, n-1 वाला है, n-2 वाला है, n-3 वाला है. हमने एक अजम्पशन किया. अजम्पशन ये किया कि हम जिस एटम की स्टडी कर रहे हैं उसके जस्ट पड़ोसी एटम का ही उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है. ये हमने एक तरह का अजम्पशन मान लिया. तो इसका मतलब ये है कि हम केवल इन तीन के बारे में बात करेंगे. जैसे nth हमारा टारगेट है, तो जब nth की बात करोगे तो आपका मेन फोकस किस पे होगा, n+1 पर और n-1 पर, इन्हीं दोनों पर, ठीक है. बाकी के जो और पड़ोसी हैं उन पर हम नहीं देख रहे हैं. ऐसा नहीं कि होगा नहीं, हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें हम ये कहते हैं कि मान लो इन पे इसका असर नहीं के बराबर, एक अप्रोक्सीमेशन है. और वो पूरी मैथमेटिक्स हमने आपके सामने की थी. अल्टीमेटली मैथमेटिक्स के आखिर में हम कहां तक पहुंचे थे, आए थे हम ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास रिलेशन आया था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा अपॉन m साइन स्क्वायर ka/2. ये हमारा था रिलेशन ओमेगा और k के बीच में, ओमेगा और k के बीच में था. तो इस तरह के रिलेशन को हम नाम देते हैं डिस्पर्शन रिलेशन. डिस्पर्शन रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी और k के बीच में होता है. k यहाँ पर क्या है, k जो है वो असल में k है 2π/λ. तो आप मान सकते हो कि k मतलब रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. लैम्डा की जानकारी k के रूप में वहां मौजूद है. तो k और ओमेगा का जो संबंध होता है उसी को हम डिस्पर्सन रिलेशन कहते हैं. तो ये हमारा डिस्पर्सन रिलेशन था. अच्छा, बीटा क्या होता है, ये जो आपने दो एटमों के बीच में जो बॉन्ड मान रखा है, इस बॉन्ड का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट है. उस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम बीटा कह रहे हैं, क्योंकि k हम यूज करते हैं 2π/λ के लिए, लेकिन मैकेनिक्स में स्प्रिंग कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं. यहां ऑलरेडी हमारे पास k एक टर्म है, तो हमने इसको एक नया नोटेशन दे दिया बीटा. सो बीटा हमेशा ध्यान रखना, इन लैटिस वाइब्रेशन थ्योरी बीटा इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट. अब ये जो हमारे पास आ गया है स्ट्रक्चर, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. हम डिफाइन करते हैं कुछ पैरामीटर. जैसे एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं रो. रो बराबर क्या होता है, m/a, यानी कि ये है मास पर यूनिट लेंथ. तो इसको हम नाम दे देते हैं लीनियर डेंसिटी. मास पर यूनिट लेंथ लीनियर डेंसिटी हो गया. ऐसे ही एक टर्म हमारे पास c बराबर बीटा टाइम a. तो बीटा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट है, a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसे हम नाम देते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस पैरामीटर या स्टिफनेस कांस्टेंट या कांस्टेंट. दो चीजें आ गई. अब इनको जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जब रो और सी डिफाइन कर लेते हैं, तो देखो यहां पर बीटा बाई एम है. तो बीटा बाई एम अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इंट्यूशन यहाँ पे लगाओ.
तो बीटा बाई एम अगर आप करोगे तो आप यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हो। अगर हम सी बाई रो लें तो क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा बीटा ए बाई एम अपॉन ए। तो ये हो जाएगा बीटा बाई एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बीटा बाई एम हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर सी बाई रो। ओके, अच्छा, स्टिफनेस कांस्टेंट जो होता है इसका एक और, ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट है इसका एक और ज्यादा प्रचलित नाम आप जानते हो, जिसको कहते हैं यंग मॉडुलस। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो हमारा स्टिफनेस कांस्टेंट है इट इज इक्विवेलेंट टू द यंग मॉडुलस। स्टिफनेस, जैसे यंग मॉडुलस में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई तार है, जैसे सपोज ये तार, इसको हम खींचना चाहें, जब खींचना चाहें तो इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा फोर्स लगाने पर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यंग मॉडुलस। तो वही चीज है, यहाँ पर हम सी को उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो हमने के को बीटा कर दिया, नोटेशन चेंज किया, वैसे यहाँ पर हमने नोटेशन चेंज कर दिया, यंग मॉडुलस इसी चीज को स्टिफनेस पैरामीटर से कह रहे हैं। चलो, अब हमारे पास आया क्या, बीटा बाई एम। बीटा बाई एम की वैल्यू आ गई सी बाई ए स्क्वायर रो। तो ठीक है, यहाँ बीटा बाई एम है, इसकी जगह पर रख देते हैं। अब देखो तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज 4 बीटा बाई एम की जगह पे क्या रखोगे, सी बाई ए स्क्वायर रो साइन इनवर्स के ए बाई 2। अब ओमेगा ले लो, ओमेगा तो प्लस माइनस 2 बाई ए अंडर रूट सी बाई रो साइन के ए बाई 2। ठीक है, क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस साइन आ गया। अब ये हमारा ओमेगा और के के बीच का सीधा रिलेशन है। पिछली बार तो चलो स्क्वायर था, अब की बार वहां से स्क्वायर हट गया, तो ये हमारा सीधा रिलेशन है ओमेगा और के बीच में। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास आ गया था ओमेगा स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2 बाई ए अंडर रूट सी बाई रो साइन, अब स्क्वायर नहीं रहेगा, के ए बाई 2, अब स्क्वायर भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ ये हो गया। तो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। ओमेगा और के बीच का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। अब इसमें कुछ चीजें आप देखो, यहां पर साइन का फंक्शन है, साइन की वैल्यू के साथ क्या मालूम है, साइन की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो जिस समय साइन की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, उस समय हमारे पास ओमेगा कितना होगा, मैक्सिमम आएगा। और जब साइन की ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ओमेगा 0 हो जाएगा। तो ओमेगा 0 होने का मतलब कोई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिल रही, कोई फ्रीक्वेंसी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमम ऑफ ओमेगा साइन के ए बाई 2 कितना होना चाहिए, 1। अच्छा, साइन के ए बाई 2 1 होने का मतलब है कि ये साइन पाई बाई 2 के बराबर हो जाए, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, के ए बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों साइन होंगे, हाँ ये भी जाहिर सी बात है, यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन होंगे, तो प्लस माइनस दोनों साइन है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई ए। तो जब हमारे पास k की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ए होगा, उस समय हमारा जो ओमेगा होगा वो अपना मैक्सिमम वैल्यू वहां पर होगी। एक चीज और देखो, यहाँ पर एक चीज आपको और देखनी है कि जब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, वेव मोशन। तो वेव मोशन में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, है ना। ये एक फॉर्मूला पढ़ते हो, यंग मॉडुलस और डेंसिटी जो होती है मीडियम का, उसका जो रेशियो होता है वो इस तरह के वेलोसिटी ऑफ साउंड से जुड़ा होता है। फिर आपने याद करो, जब गैसियस मीडियम में जब कोई चलता है पार्ट, यहाँ ई नहीं हो, आई थिंक यंग नहीं होता, यहाँ पे एक बल्क मॉडुलस, एक
इलास्टिक कांस्टेंट होता है। फिर आपने पढ़ा होगा लाप्लास करेक्शन, जहां लाप्लास ने यहाँ एडियाबैटिक को जो फैक्टर होता है गामा इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक नंबर होता है। सो जो ये इलास्टिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये जो पूरा टर्म होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है अंडर रूट के साथ, वो वेलोसिटी के बराबर होती है। तो ये चीज हमने वेव मोशन में पढ़ी है, आपने पढ़ी है न्यूटन्स फॉर्मूला। इसे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, और जिसमें लाप्लास ने करेक्शन किया था टू इंक्लूड द एडियाबैटिक इफेक्ट ऑफ द गैसियस मीडियम। हमारा गैसियस मीडियम तो है नहीं, हम तो मीडियम एक मटेरियल के अंदर चल रहे हैं। तो आपको बस इतना रखना है कि ये जो C क्या है, C इज एसोसिएटेड विद द इलास्टिसिटी। जो स्टिफनेस है ना स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर की, वो उसका इलास्टिक बिहेवियर ही है। तो कुल मिला के इसका मतलब है कि जब यहां पर आप C बाई रो लोगे, तो ये जो पूरा फैक्टर है ये भी एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम कहते हैं Vs। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और जिस तरह से एनर्जी आगे प्रोपोगेट करती है, ये भी उसी मैकेनिकल वेव जैसी होती है, माध्यम से एक लैटिस से दूसरे लैटिस, दूसरे लैटिस से तीसरे लैटिस तक जाएगी। तो ऐसा करना अगर चाहते हो आप, तो आप लिखोगे ओमेगा बराबर प्लस माइनस 2 बाई ए Vs। Vs इज द वेलोसिटी ऑफ जो एनर्जी आप फ्लो करा रहे हो उसकी, इनटू साइन के ए बाई 2। ये हो गया हमारे पास एक थोड़ा सा और प्रोफाउंड ये हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि हमने यहाँ वेलोसिटी ऐसी टर्म भी रख दिया है। अब अभी हमने पता किया है कि जिस समय साइन की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ए होगा, उस समय हमारा ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा? ओमेगा जब मैक्सिमम होगा उस समय साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू बचेगी 2Vs by A। This is the value of the maximum frequency that can flow through the this lattice structure। इसको ध्यान रखना, इस चीज को स्टार बना दे रहे हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगी हमें। चलो ऐसा करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है इसका जो हमने फॉर्मूला लिया है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो साइन भी है ना यहाँ पर, तो इसका एक ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये हमारा K है, ठीक है, ये हमारा K है, और मान लें ये ओमेगा वैल्यू है, ओमेगा है। अच्छा, K की एक वैल्यू कौन सी अधिक से अधिक हो सकती है? पाई बाई ए, और एक वैल्यू हो सकती है माइनस पाई बाई ए, क्योंकि हमें मालूम है K की वैल्यू जब प्लस माइनस पाई बाई ए होगा तो उस समय ओमेगा मैक्स आएगा, इसकी वैल्यू होगी 2Vs बाई ए, और इस समय साइन जो Ka बाई 2 है इसकी वैल्यू हो चुकी होगी 1। तो ये दो एक तरह की बाउंड्री है, तो हमने यहाँ पर बाउंड्री बना दी, इनको पहचान लें इसलिए हमने यहाँ पर लाइनें बना दी। अच्छा, ओमेगा मैक्स ये है, ये ओमेगा मैक्स है, तो चलो ओमेगा मैक्स को भी हम एक बाउंड्री के तहत इस तरह से बनाते हैं। अब देखो क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ओमेगा बराबर प्लस माइनस 2Vs बाई ए साइन Ka बाई 2। तो जिस समय K की वैल्यू 0 होगी, देखो यहाँ पर K की वैल्यू 0 है, तो K की वैल्यू 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, हर चीज 0 हो जाएगी। तो देखो जब K 0 है तो उस समय ओमेगा भी 0 है। लेकिन जैसे K बढ़ना शुरू होता है वैसे ओमेगा बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ते बढ़ते ये यहाँ पे जाकर के मैक्सिमाइज हो जाएगा। हमने इसको सीधा क्यों नहीं बढ़ाया? सीधा तब बढ़ाते जब हमारे पास ये साइन टर्म ना होता। अगर ये साइन टर्म ना होता तो हमारे पास y इक्वल टू mx जैसा रिलेशन होता, तो हमारा ये जो वेरिएशन है सीधा जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, साइन का बिहेवियर कैसा होता है, साइन ऐसे ही तो चलता है। तो साइन जब बढ़ेगा तो इसी कर्वेचर के साथ बढ़ेगा और ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो इतना हमने बना दिया, सिर्फ इतना, ये देखो ये पूरा इतना है। और जैसे ही पाई बाई ए पहुंचा, K की वैल्यू जैसे पाई बाई ए पहुंचा, तो K की वैल्यू पाई बाई ए होने पर ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा मैक्स। तो आप देख रहे हो ओमेगा मैक्स हो गया। अब अगर इसके बाद K और बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं है कि ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि K पाई बाई ए पर ही ओमेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या है, उससे फर्दर आगे ना जाए। तो हम ये सोच रहे हैं, हमें मालूम है कि ये चीज हमारी इससे आगे नहीं जा सकती। तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये पलटना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस बाउंड्री के बाद से फिर ये ग्राफ नीचे गिरेगा। तो हमें वहां तक नहीं जाना है। ऐसे ही आप इधर जाओगे, जब K की वैल्यू माइनस पाई ए करोगे
तो उस समय भी हमारी वैल्यू बढ़ेगी और ये हमारा इस तरह से चला जाएगा, हम यहीं तक लेते हैं। तो जो डिस्पर्शन रिलेशन है हमारा वो इस तरह से है कि -π/a से +π/a के बीच में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फिर यहां जाकर के मैक्सिमाइज हो जाती है, वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यहां जाके मैक्सिमाइज हो जाती है। अब जरा एक चीज देखो, ये है ओमेगा और ये है के। अगर हमें डी ओमेगा बाई डी के निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो डी ओमेगा बाई डी के निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने यहां पर 2 पॉइंट ले लिए, तो इन 2 पॉइंट को ऐसे मिलाओगे तो ये क्या दे देगा, डी ओमेगा, और जब इसको नीचे मिलाओगे तो यहां देखो ये हो जाएगा डी के। तो यहां देखो डी के कम है, ओमेगा ज्यादा है, क्योंकि स्टीप है ना, कर्व हमारा यहाँ उठ रहा है ना, तो यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी के ज्यादा है। लेकिन जब यहां पे आ जाओगे इस जगह पर, तो इस जगह पे क्या देख रहे हो, डी ओमेगा जितना है उतना ही डी के भी है। सॉरी, ये सीधी लाइनें खींची जाएंगी अगर, तो बिल्कुल ये जाएगा, ये हो जाएगा डी के और ये हो जाएगा डी ओमेगा। अब देखो यहां पर डी के कम था लेकिन यहां डी के ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये डिनोमिनेटर इस जगह पे क्या था, छोटा था, तो इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी के क्या होता है, इसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। याद करो, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के, और फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाई के। तो जब हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहां पर हम पाएंगे कि यहां एक लार्ज ग्रुप वेलोसिटी समझ में आ रही है। यहां पहुंचेंगे तो हमें देखेंगे कि डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से ग्रुप वेलोसिटी पहले की तुलना में कम हो गई है। यहां आओ, इस जगह पर 2 पॉइंट लो, तो इन 2 पॉइंटों के लिए आपको डी क्यू तो मिलेगा, लेकिन इन 2 पॉइंटों के लिए अगर आप डी ओमेगा निकालोगे, बहुत पास पास है, तो डी ओमेगा क्या हो रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर डी ओमेगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा यानी ग्रुप वेलोसिटी हमारी 0 की तरफ अप्रोच करेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते आते आप मान सकते हो बिल्कुल फ्लैट हो गया है यहाँ पर कर्व, तो डी ओमेगा पूरी तरह से 0 हो गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी 0 हो गई। और ग्रुप वेलोसिटी ही सारा खेल है, ग्रुप वेलोसिटी पे ही हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है यहां तक का, डिस्पर्सन रिलेशन तो मिल गया आपके पास, जो मैंने इससे पहले बनाया था उसको ड्रॉ कर लीजिएगा। और हम इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो अब हम इस जगह पर ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी की बात करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2vs बाई ए साइन के ए बाई 2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 2vs बाई ए कॉस के ए बाई 2 ए बाई 2, तो ए कैंसिल कर गया, 2 कैंसिल कर गया, तो और इवन यहाँ पर डी के आ जाएगा, यहाँ पर डी के आ जाएगा, तो डी ओमेगा बाई डी के दैट इज वीजी, वीजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीजी हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हाँ, वीजी बराबर हो जाएगा वी एस कॉस के ए बाई 2, ये हो गया। तो दिस इज द ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा है ही हमारे पास, तो के से डिवाइड कर दो, तो इधर हो जाएगा 2vs a साइन के ए बाई 2 डिवाइडेड बाई के। ओमेगा बाई के को हम लिखते हैं फेज वेलोसिटी। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो 2 और a है इनको क्लब कर लेते हैं खास तरह से, तो हम लिखें vs साइन के ए बाई 2 अपॉन के ए बाई 2। ये ट्रिक समझ रहे हो, सब लोग समझ गए ना इस बात को, के ए को एक साथ लिखा, 2 को बटे कर दिया तो के ए बाई 2 हो गया। इससे फायदा ये हुआ कि हमारा वीपी जो है वो आ गया वीएस साइन फाई अपॉन फाई के टर्म। देखो अगर हम फाई को
Ka/2 कह दें तो। ठीक है प्यारो, तो ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला ग्रुप वेलोसिटी का, और ये फॉर्मूला हो गया फेज वेलोसिटी का। और अब हम क्या करें, अब यहां लिमिटिंग केस लगाते हैं। लिमिटिंग केस एक पहला क्या है, लार्ज वेवलेंथ कंडीशन। देखो बच्चों, लार्ज वेवलेंथ मतलब क्या है, लेमडा की वैल्यू लार्ज है, और के बराबर क्या होता है, 2π/λ। तो अगर लेमडा की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब है कि 0 को अप्रोच करेगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, देखो भाई, Vg बराबर है Vs cos Ka/2। अगर k की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो Vg की वैल्यू कितनी बचेगी, Vs। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द साउंड वेलोसिटी उसके बराबर होगा। एंड Vp देखो, Vp क्या था, Vs sin phi/phi, where phi is Ka/2। तो अगर k अप्रोच कर रहा है, जीरो का, इसका मतलब फाई अप्रोच करेगा जीरो को। और मुझे यकीन है कि आपने इस तरह का लिमिट कंटिन्यूटी जो पढ़ा होगा तो एक कंडीशन निकाली होगी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा होगा ये चीज, नहीं पढ़ा है तो समझ लो कैसे है। देखो एक मिनट, जंप कर गया। देखो मालूम है हमें साइन थीटा का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, थीटा इज थीटा क्यूब थीटा पावर 5 एंड सो ऑन, ये होता है साइन का एक्सपेंशन। अगर इसको थीटा से डिवाइड कर दें तो इसको थीटा, बैटरी इज लो, एक मिनट चार्जिंग करना। ठीक है, तो यहां जब थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा की पावर 4 एंड सो ऑन। सो अगर थीटा अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ तो कोई बात नहीं, चला जाने दो 0 में, साइन थीटा/थीटा 1 को प्राप्त हो जाएगा, 1 तो इसको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये जो पूरा फैक्टर है साइन phi/phi, ये भी 1 को अप्रोच करेगा। तो यहां से आ जाएगा Vp बराबर Vs। देखो भाई क्या चीज आ गई, Vg इज इक्वल टू Vs, Vp इज इक्वल टू Vs। यानी कि हम एक ऐसी स्थिति में आ गए जब हमारे पास लेमडा लार्ज होगा, तो उस समय क्या क्या होगा, एक मिनट, जब लेमडा लार्ज होगा तो उस समय Vp क्या हो गया, हाँ, Vp इज इक्वल टू Vg इज इक्वल टू Vs। ये एक विशेष कंडीशन आ जाएगी, और ये कंडीशन जो है वो हमारे नो यूज की है, किसी काम की नहीं है। मतलब ठीक है कंडीशन, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। व्हाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, because we are interested in a condition where Vp is not equal to Vg. Why? फिर मैं आपको रेफरेंस करूंगा, वेव मोशन का कोई टॉपिक आपने पढ़ा होगा जहां आपने एक रिलेशन देखा होगा कि Vg बराबर होता है Vp माइनस लेमडा टाइम dVp/d लैम्डा। इस तरह का रिलेशन पढ़ा होगा। ये है हमारा डिस्पर्सिव मीडियम का रिलेशन। अगर ये पूरा फैक्टर 0 हो जाता है तभी वो स्थिति आती है जब Vg और Vp बराबर हो जाते हैं। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का बराबर होना एक ऐसी कंडीशन को शो करता है जहां ये जो दूसरा फैक्टर होता है ये 0 हो जाए, और ये जो फैक्टर होता है इसको हम नाम देते हैं डिस्पर्सन टर्म। ये डिस्पर्सन टर्म है। अगर डिस्पर्सन टर्म 0 हो गया तो इसका मतलब है हमारा मीडियम कैसा है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। तो डिस्पर्सन क्या होता है, जब किसी मीडियम से कोई ग्रुप ऑफ वेव निकलती है तो वेव में बहुत सारी वेवलेंथ है, ग्रुप में बहुत सारी वेवलेंथ है। अगर वो सारी वेवलेंथ अलग अलग रास्तों को प्राप्त हो जाएं, अलग अलग रास्तों पे चल दें,
तो हम कहते हैं भाई डिस्पर्सन घटना हो गई। ये तो कहते हो ना कि डिस्पर्सन हो गया हमारे पास। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो नॉन डिस्पर्सन है। अब एयर है, एयर में डिस्पर्सन नहीं होता, लेकिन जब इसी एयर में जो एयर के मॉलिक्यूल है, जो डस्ट पार्टिकल है, जब उन डस्ट पार्टिकल पे पानी की बूंदें आ जाती हैं और वो बूंदें मिलकर के बादल बनाती हैं, और जब उस बादल के ऊपर एक सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण गुजरती है, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो जो हवा है वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, लेकिन इंद्रधनुष कब दिखाई पड़ता है, रेनबो कब दिखाई पड़ता है? जब इसी हवा में जो डस्ट पार्टिकल के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें एक बादल में सब आती हैं, तो उनसे निकल के जब प्रकाश आता है तो पानी के अंदर डिस्पर्सन की प्रॉपर्टी होती है, तो हमें डिस्पर्सन दिखाई पड़ता है। प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है डिस्पर्सन दिखाई पड़ता है। जब डिस्पर्सन इस तरह से ग्रेटिंग से जब लाइट गुजरती है डिस्पर्सन होता है। तो डिस्पर्सन होना उस मीडियम के कई सारे गुणों को बताने वाला गुण है। अगर कोई मीडियम डिस्पर्स कर रहा है तो वहां हमें समझना पड़ता है कि आखिर मीडियम के कौन कौन से गुण हैं जो उसको जो इसके लिए डिस्पर्सन के लिए जिम्मेदार हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम डिस्पर्सन की स्टडी कर ले जाते हैं तो हम मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको मालूम चल जाए तो आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन। तो क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन कहता है कि इफ यू नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन यू कैन कैलकुलेट द अदर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो सोचो, डिस्पर्सन होना यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी होने से क्लॉसियस-मसोटी से हम उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी की भी स्टडी कर सकते हैं। बट इन अ केस वेयर देयर इज नो डिस्पर्सन, if there is no dispersion, you have no tool, no direct tool, you have no direct tool to calculate the refractive index. So आप फिर असहाय हो जाते हैं, आप क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन को नहीं यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई नॉन डिस्पर्सन हो गया, जहां ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी में बराबर समानता आ गई, तो ये एक कंडीशन है, ठीक है, वी आर एग्री दैट इट्स अ कंडीशन, बट इट इज ऑफ नो यूज, मतलब हमारे रुचि के विषय नहीं है। हम कहाँ इंटरेस्टेड है? जहां पर हम दोनों में अंतर पाए। चलो एक चीज और देखते हैं, क्या हुआ? डिस्पर्शन नहीं होने का कारण क्या है? डिस्पर्शन ना होने का कारण यह है कि जो मीडियम है, जो हमारी कंडीशन है लार्ज वेवलेंथ की, तो मीडियम में जो डिसकंटिन्यूटी है, मीडियम्स डिसकंटिन्यूटी इज नॉट विजिबल। एक्चुअल में इसका जो फिजिकल कारण है वो ये है कि मीडियम की डिसकंटिन्यूटी विजिबल नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? जरा समझो, बहुत प्रोफाउंड रिलेशन है ये। जैसे यहां पर असल में मीडियम में क्या है, ये सारे जो एटम है ये सब डिस्क्रीट तो हैं। एटम अपने आप में आइडेंटिटी है, लेकिन दोनों आपस में कंटिन्यूअस नहीं, उनके बीच में गैप है, और जो गैप है इसको हमने ए डिनोट किया है। लेकिन जब हम कहते हैं लार्ज वेवलेंथ वाली कंडीशन, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा मीडियम है ये एक सिंगल चेन की तरह काम कर रहा है, और चेन कैसे दिखाई पड़ रहा है? जैसे कॉन्टिन्यूअस है। तो डिस्क्रीटनेस हम नहीं देख पा रहे। अगर डिस्क्रीटनेस नहीं देख पा रहे इसीलिए हमें कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। मतलब लार्ज वेवलेंथ होने की वजह से दिक्कत हुई है। सारा दिक्कत इसलिए है क्योंकि के को हमने जीरो की तरफ माना है। इस कंडीशन की वजह से हम डिस्पर्सन नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम एक ऐसी कंडीशन देखें जहां हम के को लार्ज देखेंगे तो वहां पर हमें डिस्पर्सन दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर जब लार्ज वेवलेंथ कंडीशन हम देखते हैं तो उस समय हमारा मीडियम की जो डिस्क्रीटनेस है वो दिखाई नहीं पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास एक रफ कागज है, या जैसे समझ लो कहीं पानी गिरा है और यहाँ छोटे छोटे पत्थर रखे हैं। क्यों? ताकि आप पैर गीला किए बिना इन पत्थरों पर होते हुए चले जाओ। अब आप हो 18-20 साल के, तो आपके पैर बड़े बड़े हैं। अब आप जब यहां हुए तो एक पैर यहां रखे, एक पैर यहां रखे, आराम से पार करते हुए चले गए। आपके लिए पूरा मीडियम स्मूथ कॉन्टिन्यूअस मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, 3 साल का, उसके लिए हर पत्थर एक चैलेंज है। समझ रहे हो ना इस बात को? इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन? आप बड़े हो तो आपके जब कदमों की जो दूरियां हैं वो अच्छी खासी है, 3 फीट 4 फीट की दूरी है मान लो। आप आराम से इन पत्थरों पर पैर रखते हुए चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई पानी का रास्ता है, आप आराम से फ्लो कर गए।
लेकिन एक 3 साल का बच्चा है, वो बेचारा इस पत्थर पे खड़ा है और वो अपना साहस इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उसको बकायदा कूदना है, उसको एक ओलंपिक की जंप लगानी, तब जाके यहां आएगा और यहां अपने आप को बैलेंस करना है। तो उसके लिए ये पूरा मीडियम हाईली डिस्क्रीट है, मतलब उसके लिए एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि उसको इतनी जंप करके फिर वहां जाना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, इसके कदम छोटे हैं। वही चीज मैं यहां पे कह रहा हूं, लार्ज वेवलेंथ लिमिट, जब वेवलेंथ की लिमिट लार्ज थी, उस समय क्या था, उस समय हम मीडियम की डिसकंटिन्यूटी नहीं देख पाते। अगर मीडियम वेवलेंथ लार्ज है तो मीडियम की डिसकंटिन्यूटी नहीं देख पाते, और जब मीडियम की डिसकंटिन्यूटी नहीं देख पाते तो हमें यह लगता है कि पूरा मीडियम एक कंटिन्यूअस, एक होमोजीनियस मीडियम है, और होमोजेनाइटी की वजह से डिस्पर्सन नहीं होता है, वो तो एक इनहोमोजेनाइटी की वजह से होने वाला गुण है। तो इस तरह से हम यहां पर एक जनरल एग्जाम्पल समझ जाते हैं कि लैम्डा लार्ज वेवलेंथ लिमिट का मतलब है कि हमारा जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उस एनर्जी के फ्लो में ऐसा लगता है कि पूरा जो मीडियम है वो एक कंटिन्यूअस मीडियम है, डिस्क्रीटनेस वहां पर ऑब्जर्व नहीं हो रही है। तो अब होगा क्या कि जब आपके पास, सपोज जस्ट एग्जाम्पल इसे हम मान लें, पहले हमारे पास सारे एटम कैसे थे, इस तरह से एक चेन के फॉर्म में, एक लीनियर चेन के, लीनियर मोनोएटॉमिक इस तरह से थे। जब एनर्जी फ्लो करती है तो ये सारे एटम एक खास तरह से वाइब्रेट करने लगते हैं, इस तरह से। तो जब वाइब्रेट किए तो ये सारे एटम इस तरह से आ गए शिफ्ट होकर के, समझ रहे हो बात को, ये सारे एटम इस तरह से मूव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक चेन है जो आगे इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यही एटम यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरह सारे एटम अपनी जगह शिफ्ट हो रहे हैं और एक कंटिन्यूअस वाइब्रेशन सा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जब यहाँ एनर्जी फ्लो करेगी तो ये कंटिन्यूअस वाइब्रेशन दिखेगा, कंटिन्यूटी दिखेगी, डिस्क्रीटनेस दिख ही नहीं रही है। इसीलिए हमको यहाँ मीडियम में कोई भी डिस्पर्शन दिखाई नहीं पड़ता है। देयर इज नो डिस्पर्शन लाइक कंडीशन। चाहे इसको आप ऐसे समझो, चाहे छोटे बच्चे वाला एग्जाम्पल समझो जिसको कूदना पड़ रहा है हर जगह, जबकि आपके लिए वो रास्ता बड़ा स्मूथ है, इसके लिए वो हर बार एक जंप है, तो इसको डिस्क्रीटनेस बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगी। उसके लिए डिस्क्रीटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा चूका पानी में गिर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक तरह के आप मान सकते हैं ऑब्जर्वेशन है ना। छोटे बच्चे से कंफर्टेबल हो तो कोई छोटा कीड़ा सोच लो आप, छोटे कीड़े के लिए ये जाना, उसके बाद पानी का समुद्र पार करके फिर जाना, फिर पानी का समुद्र पार करने, उसके लिए डिस्क्रीटनेस और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना आप ऑब्जेक्ट को शार्प करते जाओगे उतना ही ज्यादा उसे डिस्क्रीटनेस इफेक्टिव दिखाई पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में जब हम आते हैं कि जब हम लेमडा को क्या करें, अब पहले लेमडा लार्ज था, अब की लेमडा स्मॉल करें, स्मॉल वेवलेंथ। तो स्मॉल वेवलेंथ साफ साफ दिख रहा था ना। अब वहां पर आप के ए के फैक्टर को जीरो नहीं कर सकते हो, उसके लिए तो आपके पास वीपी बराबर वीएस साइन फाई बाई फाई था और वीजी बराबर वीएस कॉस के ए बाई 2 है।